तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरने को ज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उस सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। गुरु की गुरुता माँ की ममता से जग का उद्धार करो। हे जग जननी माता भगवती पग वंदन स्वीकार करो। इस धरती पर जन्म लिया है राम कृष्ण भगवान। हे मेरे इस देश की माटी तुझे 100 बार प्रणाम, तुझे 100 बार प्रणाम। परम पुण्य माता जी, परम पूज्य गुरुदेव, वेद माता, देव माता, विश्व माता माँ गायत्री की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर उड़ीसा के इस पावन ग्राम में आप सभी का दिया परिवार दिव्य भारत युवा संघ छत्तीसगढ़ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत है। महानदी एक ऐसी नदी है जो हम दोनों की जीवन दायिनी है, छत्तीसगढ़ की भी उड़ीसा की भी। जिस प्रकार महानदी हम दोनों को बांधे रखा है, उसी प्रकार महानदी की भांति ही गायत्री परिवार का यह युवा संगठन दिया एक नई ऊर्जा, एक नए शक्ति के साथ पुनः इस उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जीवन दायिनी बनकर उभरने के लिए आज सभी के बीच उपस्थित हुआ है। सामने आपको एक दिख रहा है युवा, बहुत ही छोटा सा शब्द है युवा, जिसको अगर उल्टा करके देखा जाए तो वायु बनता है, जिसका स्वभाव है सिर्फ बहना, जो सिर्फ प्रगतिशीलता जानता है, रुकना नहीं जानता। इसी वायु का गुण होता है बहना। यदि यह वायु नियंत्रित गति से बहती है तो जीवन दायिनी ऑक्सीजन बन जाती है, लेकिन यही वायु जब नियंत्रण खो देती है, अपनी औकात भूल जाती है, तो वो तूफान बनकर पूरी सृष्टि का विनाश कर देती है। इसलिए जरूरत है कि इस वायु को नियंत्रित गति से एक सही दिशा प्रदान करने की, और ऐसे ही सही दिशा प्रदान करने के लिए आज यह वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। तो अधिक देर ना लेते हुए यह वर्कशॉप क्यों आयोजित किया गया है, इसकी महत्ता क्या है, ये दिया क्या है, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा इंजीनियर युगल किशोर जी को कि वह आए और अपने प्रथम अध्याय जो है इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि यह प्रोग्राम कैसे करें, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। इंजीनियर युगल किशोर जी। क्या फिर आप खुद चल के, आप किसने बुलाया आपको यहाँ पे? किसने बुलाया आपको यहाँ पे? गुरुदेव ने तो नहीं बुलाया होगा। ओके, चलिए, आप लोग सच्चे भक्त लग रहे हैं मेरे को गुरुदेव गायत्री माता के, और ये जानते हैं कि आप लोग को यहाँ पर बुलाया गया है, मतलब एक विशेष महत्व है, एक विशेष कार्य है जिसको करने के लिए गुरुदेव ने छाटा है। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया होगा, केवल आप लोग को तो नहीं बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया होगा, है ना। और अपना समय निकालकर आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इसका मतलब उस गुरु सत्ता ने, परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने, माँ गायत्री ने आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से खींच करके लाया है कि आप गुरुदेव के उन विचारों को खुद समझें और फिर उसको पहुंचाने के लायक आप अपने आप को बना लें, है ना। तो एक बार मैं जोरदार तालियों के साथ आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा दीजिए कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो कार्य सफल हो और गुरुदेव जिन हीरे मोतियों का हार पहनना चाहते थे, वो हार हम बन पाए। इस उद्देश्य के साथ आइए कमर सीधी करते हैं, दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी। माँ गायत्री का आवाहन, माँ गायत्री का ध्यान, उच्च उगते हुए सूर्य सविता देवता का ध्यान, जिससे हमको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है अपने जीवन को चलाने के लिए।
हलचल थोड़ी सी आप लोग बंद कर देंगे। बस आप लोग अब अगले जो 2-3 घंटे हम यहाँ पर एक कार्यशाला करने वाले हैं, उस कार्यशाला पे पूरी तरह से ध्यान अपना केंद्रित करें। जितने भी विचार मन में आ रहे हैं उन विचारों को छोड़ दें कुछ समय के लिए, और जितनी चीजें हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं उनको ग्रहण करने के भाव के साथ में आंखें बंद, दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी, एक साथ मेरे साथ माँ गायत्री का आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवित् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। बोले परम पूज्य गुरुदेव की परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन सभी को सादर प्रणाम करते हुए आइए इस कार्यशाला को हम प्रारंभ करते हैं। कार्यशाला में हम लोग आज सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो हम लोग समझेंगे कि हम ये जो कार्यशाला करते हैं वो क्यों करते हैं। हम जो ये शिविर कर रहे हैं, आप लोग के बीच में आए हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं, इसके उद्देश्य को पहले समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा आधे घंटे का लगभग, इसमें हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये युवा कार्यकर्ता शिविर या युवा कार्यशाला जो डिवाइन वर्कशॉप के नाम से हम करते हैं, ये क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, किन के बीच में करते हैं, इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका दूसरा पार्ट जो है वो, क्योंकि आप सब यहाँ पर एक युवा के रूप में बैठे हो, तो एक युवा, आदर्श युवा कैसा होना चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। और जब हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं तो अपनी आदर्श युवा की छवि हमारी कैसी हो और हम कैसे युवाओं की अपेक्षा अपने समाज में रखते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो वो आदर्श युवा कैसा हो उसकी परिभाषा हम समझेंगे अपने अगले प्रेजेंटेशन में जो डॉक्टर साहब आपके सामने रखेंगे। ठीक है, अगला जो तीसरा प्रेजेंटेशन जो होगा, उस प्रेजेंटेशन में हम लोग ये समझेंगे कि हमारे जो गुरुदेव ने 7 आंदोलन दिए हैं हमको, वो 7 आंदोलन किसके लिए हैं, किसके लिए है वो 7 आंदोलन? हमारे लिए है, प्रकृति के लिए, समाज के लिए, किसके लिए? कौन कौन से आंदोलन है पहले नाम बताइए। तो पहला साधना, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य स्वावलंबन, उसके बाद पर्यावरण, नारी जागरण, कुरीति एवं व्यसन मुक्ति उन्मूलन। तो पहला आंदोलन साधना किसके लिए? खुद के लिए। दूसरा आंदोलन स्वास्थ्य किसके लिए? हमारे लिए। शिक्षा किसके लिए? ठीक है, और पर्यावरण किसके लिए जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है। नारी जागरण किसके लिए जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है। व्यसन मुक्ति किसको चाहिए? हमको चाहिए। तो सारे आंदोलन एक आदर्श युवा की परिभाषा को बताते हैं, तो हमको उसको खुद तो अपने ऊपर लगाना है और दूसरों के लिए भी उसको करवाना है। तो ये 7 आंदोलन को हम अच्छी तरह से समझेंगे अपने तीसरे प्रेजेंटेशन में। और चौथा प्रेजेंटेशन क्या होगा, वो है कि एक व्यक्तित्व, परिष्कृत व्यक्तित्व कैसे बने। एक आदर्श व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो उस आदर्श व्यक्तित्व को बनाने के लिए हमको अपने अंदर क्या क्या गुण, क्या कैसे ग्रहण करना है, क्यों करना है, हम अपने व्यक्तित्व को क्यों अच्छा बनाएं, इन सब चीजों को अगर हम जब समझ लेते हैं ना, तब हम दूसरों को अच्छा बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट आज की इस कार्यशाला में होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि डिवाइन वर्कशॉप की, अगर आप लोग में से जितने लोग ये कार्य को प्रारंभ कर चुके हैं, अब इसके कौन कौन से स्वरूप हो सकते हैं पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से कितने लोग बाल संस्कार शाला चला रहे हैं अभी? एक और कोई पहले चला चुके हैं? ठीक है, उसमें भी हैं आप लोग। ओके, कितने लोग स्कूल या कॉलेजेस में जाकर के कुछ प्रेजेंटेशन अभी तक दिए हैं? हाथ खड़ा करिए, कुछ पूछेंगे नहीं, बस अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा लीजिएगा। ठीक, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट कर दिया मतलब गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने का कार्य आपने प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, और उसी कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को ऊर्जावान बनाने, आप लोगों के अंदर वो ऊर्जा भर दे जो हमको शांति कुंज हरिद्वार से जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का संचार हम यहाँ पे कर दें कि आप इतने
आज यहां से जब जाएं तो इस ऊर्जा को लेकर के जाएं कि हम अब किसी न किसी रूप में इस विचार को युवाओं तक पहुंचाएंगे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो युवा हो। ठीक है, तो उस कैटेगरी तक हमको पहुंचना है। उसके लिए माध्यम क्या क्या है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम बाल संस्कार शाला चलाते हैं, वो एक माध्यम है गुरुदेव के विचारों को बच्चों के अंदर मन में डालने का। सबसे अच्छी एज होती है बचपन। बचपन में जब बच्चा होता है तो वो अपने आप को गढ़ रहा होता है, गीली मिट्टी होता है। आप लोग यहीं से शुरुआत करते हो ना कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, गीली मिट्टी होता है। उसको जिस सांचे में आप डालोगे उस सांचे में वो ढल जाता है। तो अगर उस सांचे को हम अच्छा बना करके अच्छे सांचे में उसको डालें तो अच्छा घड़ा बनेगा, और अगर सांचा ही गलत हो तो घड़ा ही गलत बनेगा ना। तो हम उस सांचे की बात कर रहे हैं जो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे अच्छा माध्यम है बाल संस्कार शाला। हम लोग भले ही 1800 से ज्यादा वर्कशॉप कर चुके हैं स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन हम फिर भी बाल संस्कार शाला चलाते हैं अपने, हम लोग तीनों मिलकर के खुद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी के क्लिनिक में हमारे स्लम एरिया के बच्चे आते हैं, हम उनके बीच में बाल संस्कार शाला चलाते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छा माध्यम है बच्चों को हर संडे सही चीज परोसने का। क्योंकि वो हफ्ते में 6 दिन हम बहुत कुछ इधर उधर के विचार अपने मन में ले आते हैं, लेकिन एक दिन हम अगर उसको अच्छे विचार भर दें तो वो नेगेटिव विचारों को हटा सकता है। तो एक ही काम हम कर रहे हैं। दूसरा जो माध्यम है वो है कि हम स्कूलों में जाएं। स्कूलों में आप चाहें तो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पकड़िए, या फिर उससे ऊपर जाना है तो कक्षा 6वीं से 10वीं तक के बच्चों के बीच में जाइए, और ऊपर जा सकते हैं तो सबसे बढ़िया बच्चे हैं 11-12 के, जो ये समझते हैं कि हमको अब हम युवा अवस्था में जा रहे हैं और इस युवा अवस्था में हमको कैसा व्यक्तित्व अपना बनाना है, कौन से काम हमारे लिए जरूरी हैं, कौन से काम हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो ये सब चीजें हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और अगर आप अपने आप को इतना अच्छा बना लेते हैं कि आप कॉलेजेस के युवाओं के बीच में जा सकते हैं, उनके बीच में जाकर के गुरुदेव के विचारों को साइंटिफिक तरीके से, है ना, साइंटिफिक तरीके से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो अब मैच्योर बच्चे होते हैं, वो मैच्योर युवा होते हैं। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर मैं साधना करूं तो क्यों करूं, तो आपको साधना का साइंटिफिक आंसर देना पड़ेगा उनको कि साधना से उसके अंदर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप उसको यज्ञ समझाना चाहते हैं तो आपको उसको यज्ञ का साइंटिफिक रीजन बताना पड़ेगा कि यज्ञ से क्या सही होता है, बताना पड़ेगा ना। ये तो फिर आप तो वहां पे फिर उनको आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हमको इस स्टेज तक हमको पहुंचना है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि इसके लिए हमको क्या क्या करना है। तो जैसा सौरभ ने बताया कि हम जिस युवा संगठन के रूप में काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, दिया है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत युवा संघ। इसके बारे में कितने लोगों को पता है कि ये शाखा कैसे बनी, किसने इसको बनाया? नहीं पता है ना किसी को? चलिए मैं बता देता हूं। तो डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन का प्रारंभ कैसे हुआ, तो ये गायत्री परिवार का ही एक युवा अंग है, एक युवा इकाई है, जिसको जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय का नाम सुना है ना, वहां पे जो सबसे पहला दीक्षांत समारोह हुआ था वहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी आए थे, है ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पूरे परिवेश को देखा, वहां पे चल रहे सारे क्रियाकल्प को देखा, वहां के युवाओं को देखा, तो उन्होंने बोला कि आप इन युवाओं को संगठित करके दिया के नाम से एक इकाई बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि आप जिस संदेश को यहां पर युवाओं को बता रहे हैं वो आज के युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है। और जब आपके ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के युवा बाहर जाएंगे तो वो इसी दिया के माध्यम से उन बुद्धिजीवी युवाओं तक पहुंच सकते हैं। और बुद्धिजीवी युवा किनको बोल रहे हैं? जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन तक पहुंचने के लिए इस दिया को माध्यम बनाया गया। तो ये दिया जो है वो युवा जो प्रकोष्ठ है उसी की एक इकाई है, और एक ये ऐसा माध्यम बनाया गया है जिससे हम स्कूल और कॉलेजेस और कॉर्पोरेट सेक्टर के युवाओं के बीच में जा सके। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? तो हमको सबसे पहला क्या है कि युवाओं के प्रखर व्यक्तित्व निर्माण हेतु साधना प्रधान जीवन शैली का प्रशिक्षण देना है। साधना को आप लोग सब समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। साधना क्यों जरूरी है? हम करते हैं इसलिए हमको समझ में आता है, और जो नहीं करता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो साधना को अपने जीवन में क्यों हमको धारण करना है ये बताना बहुत आवश्यक है आज के युवाओं को,
है ना। साधना क्यों जरूरी है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं जनरली लेता हूं कि साधना का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे मन से है, और साधना कुछ नहीं है, साधना जो है वो क्या है, कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? मन को कंट्रोल करना है ना। मन को क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि मन बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता है ना। और मन की गति ऊपर है कि नीचे है? मन की गति ऊपर है कि नीचे है? मन को अगर आप छोड़ दोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा? हाँ, नीचे की तरफ जाएगा, है ना। सेम लाइक है पानी, वाटर की तरह होता है कि अगर आप पानी को पहाड़ के ऊपर से छोड़ोगे तो वो नीचे बहेगा कि ऊपर बहेगा? नीचे की तरफ बहेगा। उसी पानी को अगर ऊपर खींचना है नीचे से तो क्या करना पड़ता है? हाँ, तो रस्सी पाल्टी लगेगी या फिर पंप लगाना पड़ेगा। तो बस ऐसा ही हमारा मन है कि अगर एक घोड़े की रेस में मैं बहुत सारे घोड़ों को दौड़ाता हूं, उसमें से कितना घोड़ा जीतेगा? कितना घोड़ा जीतेगा? क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे क्योंकि आप लोग को नींद आने लगेगी नहीं तो, ठीक है। हाँ बताइए, अगर इसमें एक रेस में मैंने बहुत सारे घोड़ों को दौड़ाया, उसमें से कितना घोड़ा जीतेगा? एक घोड़ा जीतेगा, ठीक है। एक घोड़ा जीता, अगले दिन मैंने उस घोड़े को फिर से दौड़ाया उसी रेस में, उसी ट्रैक पे, वो घोड़ा नहीं जीता। बताइए क्यों नहीं जीता? हाँ, क्या हो जाता है? थक जाता है। नहीं, थकता नहीं है, वो फ्रेश रहता है। दूसरे दिन दौड़ाया ना मैंने उसको, वो जीत चुका है ना, तो उसको घमंड आ जाता है। सोचो, जानवर के अंदर भी घमंड आ सकता है क्या? सोचो जानवरों के अंदर ऐसी भावनाएं होती ही नहीं है, वो क्यों घमंड क्यों करेगा वो, है ना। वो तो हम लोग मनुष्य करते हैं क्योंकि हमने एजुकेशन ले लिया है, अब मेरे पास शिक्षा है, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, इसलिए मेरे अंदर घमंड आता है। जानवर के अंदर कोई घमंड नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आंसर बताइए। और दूसरे दिन वो घोड़ा क्यों नहीं जीता? क्योंकि वो अकेले ही फर्स्ट हुआ था और वो अकेले ही रहेगा उसी दिन। नहीं, उसके साथ मैंने बाकी घोड़े को भी दौड़ाया था, बट वो नहीं जीता उस दिन। चलिए और आंसर दीजिए। हाँ, एनर्जी लॉस नहीं होता, एकदम फ्रेश दौड़ाया मैंने उसको अगले दिन। प्रैक्टिस करता है वो, रोज प्रैक्टिस कर रहा है अच्छे से, फिर भी हार गया। पहले जैसा उत्साह नहीं था। अच्छा, पहले जैसा उत्साह नहीं था ये तो घमंड वाली बात हो गई कि उसके अंदर उत्साह कम हो गया। नहीं, ठीक है, भैया जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, जोरदार ताली आप बजाइएगा इनके लिए। कि दूसरे दिन उस घोड़े के ऊपर से मैंने उसके चालक को हटा लिया था, ठीक है ना। अब वो जीतेगा क्या? क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि उसको चलाने वाला कौन था? उसको चाबुक मारने वाला कौन था? चालक था ना, है ना। वही तो उसको चाबुक मार मार के बता रहा था कि किस डायरेक्शन में जाना है, कितना तेज दौड़ना है। अब मैंने वो चाबुक मारा ही नहीं तो वो कैसे दौड़ेगा? वो तो घास खाएगा। उसको क्या पसंद है? उसको घास खाना पसंद है। तो जब मैं छोड़ूंगा उसको तो वो घास खाने चला जाता है। वैसा ही हमारा मन है और वही साधना है। इस साइंटिफिक रीजन से, इस तरीके से हमको युवाओं को समझाना पड़ेगा कि साधना क्यों जरूरी है। हमारा मन भी वही घोड़ा है कि अगर आप उसको छोड़ोगे तो वो केवल घास खाएगा। उसको आप यहाँ पे बिठा के ये प्रेजेंटेशन सुनाओगे तो नहीं सुनेगा वो, उसको मूवी दिखाओगे तो वो ध्यान से देखेगा। होता है ऐसा, ये मन है। लेकिन जरूरी क्या है? साधना जरूरी है, अपने मन को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन में सक्सेस पाना है तो कंट्रोल करना जरूरी है, ये साधना है। तो इस तरीके से हमको इन चीजों को युवाओं तक पहुंचाना है, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि युवाओं के नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु स्वाध्याय मनन चिंतन की अनिवार्यता है। स्वाध्याय को उसके जीवन में क्यों जरूरी है ये भी बताना है। स्वाध्याय क्यों जरूरी है? कौन बताएगा स्वाध्याय क्यों जरूरी है? कितने लोग डेली स्वाध्याय करते हैं आप में से? गुरुदेव की पुस्तकों को पढ़ते हैं डेली? ठीक है, चलिए कुछ ही हाथ खड़े हो रहे हैं, रोज के अभी नहीं हो रहे हैं। कितने लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा है अभी तक? 1 2 3 4 पढ़ना कुछ तो स्टार्ट किया होगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को पढ़ा है अभी तक? 3 4 5 हाथ ही खड़े होते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही स्थिति युवाओं की। आप लोग तो फिर भी पढ़ रहे हो, बाकी युवा तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। और स्वाध्याय उसको नहीं बोलते जो हम रोज कोर्स की बुक्स को पढ़ रहे हैं, है ना। ये भी बताना पड़ेगा कि वो स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वो है जिससे आपके अंदर के चिंतन को
एक प्रेरणा मिल रही है, जिससे अंदर आपका चिंतन शुद्ध हो रहा है, जिससे आपके चरित्र के प्रभाव से लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। वो जब स्वाध्याय आप करते हो तब वो स्वाध्याय कहलाता है। और वो कहां से आएगा? जब आप महापुरुषों की जीवनियां पढ़ोगे, जब आप अच्छे पुस्तकों का पठन पाठन करोगे, जब आप अच्छी चीजें सुनोगे, जब आप मोटिवेशनल लोगों को सुनोगे, तब आपके अंदर वो स्वाध्याय आता है, तब हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं। तो ये स्वाध्याय की चीजों हमको युवाओं तक पहुंचाना है। तीसरा क्या है कि स्वावलंबन से स्वाभिमान का जागरण तथा संयम द्वारा पुरुषार्थ हेतु शक्ति संचय। स्वावलंबन के महत्व को बताना पड़ेगा। आगे स्वावलंबन को हम और डिटेल में लेंगे कि स्वावलंबन का क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये चार चीजें जो हम जानते हैं कि साधना, स्वाध्याय, स्वावलंबन एवं सेवा, है ना। हम सब गुरुदेव से जब जुड़े हैं और यहाँ पर जब एकत्रित हुए तो एक ही भाव से एकत्रित हुए हैं कि हम सेवा को अपना, सेवा करने से क्या होता है और सेवा करने से क्या फायदा होता है? पैसा मिलता है। तो फिर क्यों सेवा करते हैं? क्यों सेवा करते हैं? हम लोग यहाँ पर वहां से सुबह 5 बजे उठ करके यहाँ पर आए, 4 बजे उठ गए थे, 5 बजे निकले हैं, यहाँ पर आए हैं, एक सेवा भाव से आए हैं ना, कि हम लोग यहाँ पर आप लोग को एक कार्यशाला के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें बता दे जो आप उसको आगे लेकर के जा सके। तो ये सेवा हम करना चाह रहे हैं। इस सेवा से हमको क्या मिल रहा है? बताइए क्या मिल रहा है हमको? मन की शांति। एग्जैक्टली, जोरदार ताली एक बार फिर से बजाइए, है ना, कि हमको वो आत्मसंतुष्टि मिल रही है, वो शांति मिल रही है, वो सुकून मिल रहा है जो हमको सैकड़ों, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इस सेवा के भाव को युवाओं को बताना पड़ेगा कि आपको असली शांति यहीं पे है। सिकंदर की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि सिकंदर को हम द ग्रेट बोलते हैं या बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि उसने हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आधे संसार को उसने जीत लिया था। लड़ाई कर करके सबको, सारे संसार को उसने जीतने के लिए आधे संसार को जीत लिया। आधे संसार को जीतने के बाद उसके गुरु ने उसको बुलाया और बोला कि सिकंदर तुम एक काम करो, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ, ऐसे संत को ढूंढ करके लाओ जिसका मन पूरी तरह शांत हो, जो एकदम चित्त शांत हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। सिकंदर निकलता है ढूंढने के लिए, यहां वहां भटकता है, उसको कोई आदमी शांत नहीं दिखता, बहुत भटकता है। बहुत भटकने के बाद वो एक शांत व्यक्ति को ढूंढता है। एक संत बैठे होते हैं एकदम शांति भाव से, और देखते हैं कि ये जो संत है ना, ये गुरुदेव ने जैसा बोला है वैसी है, एकदम शांत लग रहे हैं। उसके पास जाता है कि आप मेरे साथ चलोगे क्या? वो बोलते आप कौन हो? जो संत बैठे थे वो बोलते आप कौन हो? तो बोलते कैसा आदमी, मुझे नहीं जानता। बोले सारा संसार मुझे जानता है कि मैं सिकंदर हूं, है ना, मैंने पूरे संसार को जीत लिया, ये मुझे नहीं जानता। तो उसको आश्चर्य होता, बोले कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं सिकंदर महान हूं। तो बोले ठीक है, नाम तो सिकंदर होगा, तुम महान क्यों हो? तो बोले कि मैं महान इसलिए हूं कि मैंने आधा संसार जो है वो जीत लिया है। ठीक है, अच्छा, उसको पूछते हैं कि तुमने आधा संसार जीत लिया है, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, इसका वॉल्यूम। अगर तुमने आधा संसार जीत लिया है तो क्या करोगे अब आधा संसार जीतने के बाद? मैं आधा संसार जीतने के बाद क्या करूंगा? मैं खूब अपने महल में बहुत सारे नौकर रखूंगा। ठीक है, बहुत नौकर रखूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे? पूरा संसार जीत लूंगा, उसके बाद मैं अपने घर में बहुत ऐशो आराम से रहूंगा, खूब सारी अप्सराएं अपने आसपास रखूंगा और खूब मस्त रहूंगा, ऐसा कर। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे? तो बोलता उसके बाद क्या है, बस अच्छे से शांत से रहूंगा, खुश, मतलब मन शांत रहेगा मेरा, मैं खुश रहूंगा। तो बोले तुमको उसके लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है? मैं तो यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ भी बहुत शांत, है ना। तो वहां से उस सिकंदर का जो माइंड है वो चेंज होता है कि हाँ, मुझे शांति चाहिए, तो उसके लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद में सिकंदर ने जो है आक्रमण करना छोड़ दिया। और उसने फिर एक बार याद होगा कि जब वो उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को अर्थी पे खुला रख देना, खाली ऐसे करके छोड़ देना, ताकि लोगों को ये पता चले कि जब मैं आया था तब खाली हाथ था और जब गया तब भी खाली हाथ था।
तो हम इतनी जो भाग दौड़ करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। हमको जो असली संतुष्टि मिलती है वो कहाँ मिलती है? सेवा में मिलती है। तो ये भाव को हमको युवाओं को बताना है। आगे चलते हैं तो हमको युवा मिलेंगे कहाँ? कहाँ मिलेंगे युवा? स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, हम यहाँ पर जब युवाओं को आमंत्रित करते हैं ना, तो हमको युवा इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल होती है। आप यहाँ पे युवाओं को बुलाओ कि हम 2 घंटे का एक वर्कशॉप करने वाले हैं शक्तिपीठ या जो भी जगह पे, आपको युवा नहीं आएंगे, नहीं आते। कितना भाग दौड़ करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ के जो कार्यकर्ता की होंगे उनको पता होता है ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए गुरुदेव ने जो ये माध्यम बनाया है बहुत अच्छा माध्यम है कि हमको युवाओं तक पहुंचना है तो हम स्कूल में चले जाएं, हम कॉलेज में चले जाएं, वहां पे हमको युवा मिलेंगे और वहीं से हम उनसे बात कर लें। ठीक है, तो ये 3 जगह जहां पे हम युवाओं के बीच में ये वर्कशॉप कर सकते हैं। पर्पस ऑफ डिवाइन वर्कशॉप क्या है? तो वही 4 चीजें जो मैंने आपको बताया कि युवाओं में हम आदर्श व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए ये हम बताएं। दूसरा क्या है कि हम उनको हेल्दी युवा कैसा हो, सेल्फ रिलायंट स्वावलंबी कैसा हो, एजुकेटेड शिक्षित युवा हो, कर्टियस जो सेंसिटिव यूथ हो टुवर्ड्स द नेशन। युवाओं के थॉट प्रोसेस को रीओरिएंट करने की जरूरत है ना, कि आज का युवा जिस तरीके से सोच रहा है, जिस माहौल जिस परिवेश में वो बढ़ रहा है, वो परिवेश बहुत ही घातक है। देखते हो कि नहीं आजकल हो रहा है ऐसा? जिस मीडिया के प्रभाव में हम जी रहे हैं, वो मीडिया युवाओं को ऐसी तरफ लेकर के जा रहा है जहां से हम केवल विनाश की तरफ जा सकते हैं, है ना। हमारे देश में कितने % युवाओं की जनसंख्या है? कितने % है? हाँ, 65, 67% लगभग युवाओं की जनसंख्या है। ठीक है, तो जब 67% युवाओं की जनसंख्या है तो इतने युवाओं के साथ में हमारा देश अभी तक विकसित राष्ट्र बन जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऐसे प्रभाव हमारे युवाओं के बीच में फैलाए जा रहे हैं जो हमारे युवाओं को सही राह से भटका रहे हैं, है ना, तो उससे बचा कैसे जाए ये हमको करने की जरूरत है। आगे चलते हैं कि हमको ये जो वर्कशॉप करना है उसके लिए कौन कौन से माध्यम की जरूरत है। आप लोग जो स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं वो अभी किस माध्यम से कर रहे हैं वर्कशॉप? भैया जी लोग, आप लोग जो जा रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा बताइएगा मुझे, किस माध्यम से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे, कौन से विषय पे कर रहे हैं? व्यसन मुक्ति पे कर रहे हैं। अभी स्कूल्स में जाते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह से नहीं कर रहे होंगे, है ना, सिंपली उनसे कितने घंटे का? आधे घंटे का, आधा घंटे का। ठीक, बहुत बढ़िया, बैठिए। तो ठीक है, जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं कि हम इसी माध्यम से करें, ये आपके प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ये माध्यम जरूरी है ना, क्योंकि गुरुदेव जब आज से 50 साल पहले भी उन्होंने प्रोजेक्टर के बारे में सोच लिया था, है ना। वो जानते थे कि उस समय ओवरहेड प्रोजेक्टर होता था, वो HP जिसमें स्लाइड पे लिखा जाता था, देखे वो प्रोजेक्टर। तो गुरुदेव ने उन प्रोजेक्टर्स को यूज किया हुआ है अपने प्रेजेंटेशन में, और हम इस एज में आने के बाद भी प्रोजेक्टर्स यूज नहीं कर रहे, मतलब हम बहुत पीछे हैं अपनी पीढ़ी से, समझ रहे हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं कि शक्तिपीठ के माध्यम से या फिर आपस में कलेक्शन के माध्यम से आप कोशिश करिए कि एक प्रोजेक्टर अपने ग्रुप में रखिए और उस प्रोजेक्टर के माध्यम से इन प्रेजेंटेशन को करिए, क्योंकि ये इफेक्टिव होते हैं। मैं अगर बहुत देर तक आपके बीच में बोलता रहूं तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर वही चीज मैं आपको यहां दिखा दूं तो आपको मन में भी अच्छे से बैठता है और देखने में आप ज्यादा रुचि लेते हैं बजाय कि सुनने। ठीक है, तो ये इसका रीजन है कि इसके लिए हमको क्या चाहिए। तो पहला तो ये कि अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से वर्कशॉप देना है तो हमको प्रोजेक्टर चाहिए, साथ में हमको लैपटॉप चाहिए। ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको सब करना पड़ता है। शुरू में आपने देखा होगा कि हम एक्सटेंशन बॉक्स लेकर के चलते हैं, पर्दा लेकर के चलते हैं, हथौड़ी लेकर के चलते हैं, कीला लेकर के चलते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं करके चलनी चाहिए ताकि हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, है ना। अगर आप बाल संस्कार शाला चला रहे हैं तो आपके पास में एक बोर्ड होना चाहिए, आपके पास में बोर्ड होना चाहिए, एक दरी होनी चाहिए बैठने के लिए। अगर आप कोई कार्यक्रम करने वाले हैं तो एक मेगाफोन जो होता है ना माइक के साथ में, वो होना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे अरेंजमेंट्स हैं वो आपके साथ में होने चाहिए,
है ना। यहाँ पे वो चीजें दिखेंगे भी आपको, क्या है यहाँ पे स्पीकर, साउंड सिस्टम। यहाँ पे तो आपने साउंड सिस्टम हमको प्रोवाइड कर दिया, नहीं तो हमारे कार में पूरा साउंड सिस्टम भी रखा हुआ है, एक स्पीकर, एक एम्पलीफायर, वायर, सारी चीजें, ठीक है ना। तो हम इससे डिपेंडेंट नहीं रहते, हमको जहां कार्यक्रम करना है हमने अपना सिस्टम लगाया और हम चालू हो गए, ठीक है। और शुरुआत हमने भी ऐसी की थी, धीरे धीरे करके हमने चीजों को आपस में इकट्ठा किया, है ना। हमने किसी से मांगा नहीं उसको, अगर हम में से कोई समर्थ व्यक्ति है तो हमने 5-5 हजार रुपए कलेक्ट किए और खरीद लिया, कर सकते हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये माध्यम है इसको करने के लिए, पेन ड्राइव। और एक हिंदी फॉन्ट की प्रॉब्लम आती है, अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया है, ये सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज हम लोग को आपको दे देंगे, इसको जब आप लोग करोगे और कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो फोन नंबर रखिएगा और डायरेक्ट आप हम लोग से कांटेक्ट करिएगा कि हमको हिंदी फॉन्ट में प्रॉब्लम आ रही, तो मैं बताऊंगा कि हिंदी फॉन्ट की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हमको चाहिए एक वर्कशॉप को करने के लिए। अगर स्कूलों में आप जाते हैं तो स्कूलों में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसके लिए एक लेटर है जो हम लोगों ने किया हुआ है, जिस फॉर्मेट से कि अगर आप स्कूल में प्राचार्य के पास जा रहे हैं तो किस फॉर्मेट के साथ में आप युवा वहां की प्रिंसिपल से बात करोगे, ठीक है। तो ये लेटर हम आप लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये कैसा लेटर है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप चाहें तो उसको उड़िया भाषा में कन्वर्ट कर लें। इससे पहले हम लोगों ने भुवनेश्वर में वर्कशॉप किया था, ऐसी ही ट्रेनिंग, है ना। और भुवनेश्वर में ये ट्रेनिंग देने के बाद वहां के जो युवा कार्यकर्ता है ना, उन्होंने जितनी स्लाइड्स हम लोगों ने दी थी वो सारी स्लाइड्स को उन लोगों ने उड़िया भाषा में कन्वर्ट कर लिया। तो आप चाहे तो सेल्स भैया जो यहाँ पर आए हुए उनसे संपर्क करें, उनके पास में वो सारे स्लाइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के, या फिर आप लोग किसी स्कूल में जा रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं, तो एक जो पहला टॉपिक है वो युवा कौन है, दूसरा युवाओं के दायित्व क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, जिसमें हम 7 आंदोलन को बताते हैं युवाओं को। रचनात्मक आंदोलन कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व परिष्कार बहुत अच्छा टॉपिक है युवाओं के बीच में जाने के लिए। मानवीय उत्कर्ष, ह्यूमन एक्सीलेंस, नारी जागरण, जीवन प्रबंधन, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, जीवन लक्ष्य, कैरियर निर्माण, ये 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए सबसे बढ़िया विषय है। व्यसन मुक्ति, डी एडिक्शन, सफलता के सूत्र, जीवन जीने की कला, स्मरण शक्ति का विकास, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। इसके अलावा आप जो विषय चाहे वो ले सकते हैं। गुरुदेव की 3200 पुस्तकें में इतनी सारी बातें हैं, उसमें से आप कोई भी एक टॉपिक भी लोगे ना तो वो आपका एक टॉपिक यहाँ पे बन जाएगा, है ना। तो हम जब इतनी पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन विचारों को आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से युवाओं तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, इन विषयों पे जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहां पे हम हर टॉपिक पे अपने आप को प्रिपेयर ना करके क्या कर सकते हैं, हम किसी एक सब्जेक्ट के मटेरियल स्पेशलिस्ट बन जाए, है ना। किसी एक सब्जेक्ट का मटेरियल स्पेशलिस्ट होने का क्या मतलब होता है कि अगर आपको समय प्रबंधन के बारे में बताना है तो आपको समय प्रबंधन के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, समय प्रबंधन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से एज ग्रुप को कैसा समय प्रबंधन करना चाहिए, है ना। विद्यार्थियों को कैसे समय प्रबंधन करना चाहिए, बड़े बच्चों को कैसे करना चाहिए, सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तब आप उसके स्पेशलिस्ट बनते हो, ठीक है। जैसे कि भैया जी लोग से मैं थोड़ा सा सवाल पूछूंगा, आप क्या करते हैं भैया जी? आप क्या कर रहे हैं अभी? हाँ, किस फील्ड में? ब्लॉक मेन। आपकी पढ़ाई किस में थी, मतलब किस में? BCA कंप्यूटर साइंस में। ओके, बैठ इधर आइए ना आप। चलिए, कंप्यूटर साइंस में भैया जी ग्रेजुएटेड है। ओके, और किसी एक को अपन बुला लेते हैं, पीछे से कोई आना चाहेगा क्या? कोई भी एक? कौन कौन से फील्ड में? एक आपने कंप्यूटर किया, ठीक है। कोई साइंस बैकग्राउंड से, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से? बायोलॉजी, हाँ आ जाओ बेटा। ठीक है, इधर आ जाओ। बायोलॉजी में अभी क्या कर रहे हो आप? टीचिंग लाइन में, आप सिलेक्शन में, साइंस टीचर में। साइंस टीचर में, ओके, चलो बढ़िया। बायोलॉजी का कोई ऐसा टर्म बताओ जो थोड़ा सा कठिन, कोई टर्मिनोलॉजी जो आपको पता हो, नाम थोड़ा कठिन सा, कुछ भी, कोई भी वर्ड बोलो। बायोलॉजिकल में आपको
बॉडी के सारे पार्ट्स का यूज़ पता है हाँ, वो जूलॉजी में पढ़े। है ना? जूलॉजी में पढ़े, कोई किसी एक का नाम बताओ ना मेरे को। हार्ट। हार्ट। चलो, हार्ट कैसे काम करता है और हार्ट कैसे काम करता है ये आप एक्सप्लेन करो। ब्लड प्यूरिफाई करता है। ब्लड को प्यूरिफाई करता है और चलो, अब हार्ट के बारे में आप जितनी चीजें जानते हो पूरी अच्छे से बताओ, ठीक है? आराम से बताना, जो जो चीजें जानते हो, कैसे काम करता है, क्यों करता है, कहाँ से उसको ब्लड मिलता है, ठीक है? कोशिश करो, माइक लेके बोलो। हार्ट हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। उड़िए में बोल सकते हो, हाँ। कोशिश करो, चलो स्टार्ट। हाँ, सही बोल रहे, बढ़िया। हार्ट माध्यम से हमारे हृदय सेटा हमर चारटा पार्ट थी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तार चारटा जेटा ओडिया रे कहले हमर बाम अलिंद, बाम निलय, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट राइट सिगरेला बाम अलिंद, बाम निलय और से काना ताली बजा दे, बहुत बढ़िया। ये सब्जेक्ट मटेरियल स्पेशलिस्ट हैं। मतलब अगर मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को बोलूं कि आप बायोलॉजी के बारे में बोलो तो बोलेगा क्या वो? नहीं। बट इनसे अब मैं कंप्यूटर की कोई चीजें पूछूं इनसे तो शायद ये भी ना बता पाए। होगा ऐसा? होगा ना ऐसा? ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है? ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। आप दोनों बैठ जाइए, है ना? ये केवल इसको समझाने के लिए था कि हम किसी भी विषय को तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आपको अगर किसी विषय को दूसरों को समझाना है तो उसका स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट मटेरियल स्पेशलिस्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसको इस माध्यम से हम समझे कि अगर आपको किसी टॉपिक को युवाओं के बीच में लेके जाना है, चाहे वो टॉपिक युवा कौन हो, चाहे वो टॉपिक पर्सनालिटी रिफाइनमेंट हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, आपको किसी एक ही टॉपिक पे स्पेशलिस्ट बनना है। चाहे आप बाल संस्कार शाला चला रहे हैं तो उस बाल संस्कार शाला में आप स्पेशलिस्ट बन जाइए कि आप किसी को ट्रेनिंग दे सके बाल संस्कार शाला की। इतना स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है? कोई भी डिग्री लेते हैं तो हमको किसी नौकरी में जाना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना। ठीक है, तो अगर आपको स्कूल कॉलेजेस में जाना है तो उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन हमारे गुरुदेव ने हमसे रखी है कि हम नियमित उपासना साधना एवं स्वाध्याय करें, जो हम करते हैं। विषय वस्तु के उत्तम ज्ञाता हो, जो मैंने आपको बताया कि हम उसके स्पेशलिस्ट बने, और स्पेशलिस्ट कैसे बने इसको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, कुशल एवं संयमित वक्ता हो। कुशल एवं संयमित वक्ता क्यों जरूरी है? मिशन की विचारधारा व गतिविधियों का अच्छा जानकार हो, समर्पित कार्यकर्ता हो, यथोचित शैक्षणिक योग्यता हो, प्रबुद्ध वर्ग में विचार संप्रेषण में सक्षम हो, शिक्षण की विविध प्रणालियों तथा पीपीटी प्रोजेक्टर आदि का चालन ज्ञान रखता हो, आवश्यकता अनुसार समाधान करने की स्थिति हो, भारतीय वेशभूषा को प्राथमिकता दे, अपने क्षेत्र में प्रभावी जनसंपर्क हो एवं वाणी एवं लेखनी में प्रवीणता हो। ये जरूरी चीजें हैं। इसमें से आप सारी चीजें देख लो कि हमको अगर बोलना है, किसी के सामने बोलना है, तो सबसे बड़ा काम होता है मंच पे आके बोलना, है ना? क्योंकि हमको सुनना आसान है, किसी की आलोचना करना आसान है, लेकिन सामने आकर के 2 शब्द बोलना भी बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत साहस चाहिए। तो इन चीजों को पैदा करने के लिए हमको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी अपने अंदर। ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बताता हूं कि मिशन की विचारधारा व गतिविधियों का अच्छा जानकार। ठीक है, क्योंकि गुरुदेव के विचारों को वही पहुंचा पाएगा दूसरों तक जो मिशन से जुड़ा हुआ है। हमने प्रॉपरली गुरुदेव के विचारों को पढ़ा है, चाहे उनकी पुस्तकों के माध्यम से हो, चाहे उनकी शांति कुंज में जो शिविर चलाए जाते हैं उसके माध्यम से वो चीजें हमने समझी है, तब हम उसको समझा पाएंगे, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। टू बिकम सब्जेक्ट मटेरियल स्पेशलिस्ट, आपको उपासना साधना आराधना ये करना है। साथ में जितने शिविर ऐसे होते हैं उन शिविर को अटेंड करते रहिए।
है ना। कौन से शिविर? एक तो जो शांति कुंज में चलाए जाते हैं, चाहे वो 9 दिवसीय सत्र हो, युग शिल्पी सत्र हो, युग प्रवक्ता शिविर हो, चेतना शिविर हो, या ऐसे जो कार्यकर्ता शिविर लगाए जाते हैं उसको अटेंड करना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने भी जब अपनी शुरुआत की थी तो हम लोगों ने वही शांति कुंज के ऐसे ही शिविरों से स्टार्ट किया। ठीक है, लगभग हम लोगों ने 8-10 शिविर कंटिन्यूअसली अटेंड किए थे। उस समय युग प्रवक्ता शिविर चलते थे, है ना। तो उन शिविरों से हमको समझ में आया कि हमको कौन से टॉपिक पे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। वहाँ के जो हमारे युवा प्रकोष्ठ के भैया लोग हैं उनको हम लोगों ने बार बार सुना। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हमारे भाई साहब हैं, उनको हम लगातार सुनते हैं, तो उनके विचारों से हमको समझ में आता है कि हमको कौन सी चीज को कैसे बोलना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? स्वाध्याय करें, गुरुदेव के सभी विषयों पर लिखे गए जो वांग्मय हैं उनको पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, आदर्श व्यक्तित्वों का अनुसरण करें, है ना। हम किसी को अच्छे व्यक्तित्व के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो पहले वो व्यक्तित्व अपने आप को गढ़ना पड़ता है, तब उसका प्रभाव होता है ना। अगर आप खुद ही उन विचारों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपने बच्चे को बताना चाहें कि इसको फॉलो करो, तो वो नहीं करेगा। होता है ना ऐसा। आप घर पे अपने ही बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करो कि बच्चे को आप बोलो कि गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, और बाद में जब आपके घर में आपकी लड़ाई होती तो आप गुस्सा कर रहे हो। होगा ऐसा? होता है ऐसा? तो बच्चा गुस्सा नहीं करेगा क्या? करेगा। तो उसके लिए पहले आपको खुद अपने गुस्से को शांत करना पड़ेगा ना, कंट्रोल करना पड़ेगा, तब आप उसको सिखा पाओ। तो ये चीजें हैं, पहले आप अपने आप को आदर्श व्यक्तित्व की श्रेणी में लाइए और फिर हम उसको बच्चों तक, युवाओं तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये इतना पार्ट है इस ट्रेनिंग का कि ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो हम लोग देखेंगे। उस वीडियो में क्या है कि जितने वर्कशॉप्स हमने अभी तक स्कूल कॉलेजेस में किए हैं, है ना, उसको आप लोग देखिएगा कि कैसे वो वर्कशॉप्स कहाँ कहाँ पे किए जा रहे हैं। और उसका एक भाव ये है कि हम उसको क्यों कर रहे हैं, अब समझ में आ गया ये स्कूल कॉलेजेस में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं तक पहुंचना है। ठीक है, कोई क्वेश्चंस आपके मन में होंगे तो वो पूछ लीजिए अभी। एक बार फिर मैं आप लोग से बाद में जुड़ूंगा, तो अभी अपन ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बाकी के भैया लोग को हमको सुनना है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, स्कूल में कैसे जाना है, कॉलेजेस में कैसे जाना है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है आपको अभी, तो पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो अपन यहाँ पे चलाते हैं अभी, उसके बाद में फिर अगली कार्यशाला की तरफ बढ़ेंगे।